बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करंट अफेयर में हमारे पास पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत अहम इश्यूज़ हैं। आपको पता है महंगाई का जो एक बम है वो दोबारा फिर आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं और टैक्स भी लगा दिया। और हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब सा है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो हमेशा एक ही चीज़ पे उन्होंने स्टैंड लिया और पिछली जो उनकी सियासत आप देख लें तो एक ही पॉइंट पे खड़ी हुई हैं, वो करप्शन है। और वो ख़ुद तकारीर करते थे कि अगर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, टैक्स लग रहे हैं, IMF के साथ आप जा रहे हैं, तो समझो कि हुकूमत और वज़ीर आज़म करप्ट है। बहरहाल ये तो एक सियासी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत की तरफ हम थोड़ा सा जाते हैं। हमें ये हर तरफ से एक ही बात सुनने को मिलती है, जी पाकिस्तानी अवाम जो है वो टैक्स नहीं देती। अब यहाँ से कोई भी पूरी दुनिया से जब भी कोई शख्स पाकिस्तानी अपने मुल्क में जाता है, वो एक मोबाइल तो अपना लेकर जाता है कि नहीं जाता। जब वो अपना मोबाइल वहाँ पर लेकर जाता है, उसका मोबाइल ब्लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ 2 महीने या 3 महीने एक्टिव रहता है, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है। कहते हैं जी आप इस मोबाइल का टैक्स दें, फिर हम आप मोबाइल यूज़ कर सकेंगे, और ये जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो उसको ब्लॉक कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि उसको बाउंड कर दिया जाता है कि जब तक आप टैक्स नहीं दोगे आपका मोबाइल एक्टिव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी चीज़ लेते हैं, पेट्रोल की कीमत अलग बढ़ती है, उसके ऊपर टैक्स अलग लगता है। इसी तरह जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप मोबाइल में कार्ड डाल दें, आपका टैक्स कट जाता है। आप जो है कोई चीज़ ले रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप दूध ले रहे हैं, आप कोई भी चीज़ जनरल स्टोर से ले रहे हैं, आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको सेल्स टैक्स पहले काट लिया जाता है आपका। तो फिर हमें ये कहा जाता है कि जी आवाम जो है ना सेल्स टैक्स नहीं दे रही, और हम इसलिए हमें जो है ना वो कीमतें महंगी करनी पड़ती हैं। अभी जो IMF ने जो आपको एक कंडीशन लगाई है, IMF ने कहा 330 अरब के ऐसी चीज़ें जो टैक्स से मुस्तस्ना हैं, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, अब आप वो टैक्स लगाएं। 578 अरब का IMF कहती है कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है टैक्स के ज़रिए। जब आप पहले प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए थे गवर्नमेंट में, तो ये कहते थे कि हमारे पास IMF के पास जाना खुदकुशी है, हम मर जाएंगे और ख़ुदकुशी कर लेंगे, IMF के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुने गौर से। जब आप पिछले 70 साल से इसकी स्टडी कर लें, पाकिस्तान की, अपने मुल्क की स्टडी करें, उसमें आपको सिर्फ यही बावर कराया जाता है कि हम जो है ना इसलिए कीमतें बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे खर्चे पूरे हों। उसके बाद जो है हम टैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम नुकसान में जा रहे हैं। जब आपकी यही पॉलिसी रही 70 साल, हर गवर्नमेंट आने वाली IMF से कर्जा लेती है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती है, और उसके बाद जो है वो मुल्क को चलाने की कोशिश की है, तो क्या अब वो मुल्क चल जाएगा? कभी भी नहीं चलेगा। जब तक आप अपनी पॉलिसियाँ चेंज नहीं करेंगे, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इस क्राइसिस से नहीं निकलेंगे। टैक्स हर गरीब बंदा तो पहले टैक्स देता है, फिर वो कोई चीज़ खाता है। आटा, चीनी, दाल, जो भी चीज़ है वो पहले टैक्स देता है, उसके बाद वो खाता है। टैक्स काट लिया जाता है। सेल्स टैक्स अलग है, प्रॉपर्टी आप ले लें, प्रॉपर्टी पे टैक्स है, अकाउंट से पैसे निकलवाएं, आपका टैक्स कट जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गरीब बेचारा खरीदता है और उसको टैक्स नहीं उसके ऊपर पड़ता? तो टैक्स की आप पहले से बहुत सारी रेशो डाल चुके हैं। अब IMF के कहने पे 330 अरब पहला, और उनका टारगेट 578 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम से निकालना है। IMF करती क्या है, आप उसकी हिस्ट्री देख लें। वो ये कहते हैं हमारी ये पॉलिसी है कि हम गरीब आवाम को, जो गरीब मुल्क है, पहले उसको कर्जा देते हैं। जब वो कर्ज ले लेते हैं, फिर हम उनके ऊपर अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस मुल्क को और उस कौम को हम जकड़ लेते हैं, और वो सारे के सारे रिसोर्सेज उनके हमारे लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी थ्योरी हमें समझ में नहीं आ रही। और जब ये तो वैसी बात है कि जिस शख्स के घर में लोग ज़्यादा हैं, उसकी औलाद ज़्यादा हो गई है, तो वो ये कहता है कि जी हम जो है ना वो जाके वहाँ पे भीख मांगेंगे और कर्जा लेंगे और उससे हम सर्वाइव करेंगे। ऐसे कभी भी सर्वाइवल नहीं होता, ऐसे कभी भी आपको तरक्की नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा ये कि हमारे पास आप देख लें कि आइए हमारी जो फ़ौज की तकर्रियाँ हैं, उनके तबादले हैं, तो वो उसमें इतना डिले है और इतना कन्फ्यूजन है कि हमारे वो जो है ना आर्मी चीफ का मसला तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। वहाँ पे जो जग हंसाई हुई और वहाँ पे जो एक अजीब से ड्रामे बने, वो अलग एक चीज़ है।
इससे हमारी कौम का, हमारे मुल्क का एक वो होता है, इमेज ख़राब होता है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर हमारी वैल्यू डाउन होती है कि कितने नॉन सीरियस लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपस में उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, और ये कैसे इस लेवल पे बैठ के नॉन सीरियस एटीट्यूड और इदारों को इतना अनस्टेबल करना और इतना उनके साथ खिलवाड़ करना, ये ठीक नहीं है। नैब की जब बारी आई तब वहाँ पे हमारे अजीब से मिसाइल थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के डिसीजन उनसे नहीं हो रहे, फिर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नहीं हो रहे, फिर जो है ये जो अदलिया के नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं हो रहे। तो जब हम ये सारी चीज़ें पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, अगर आपके कोई मसाइल हैं तो हमें बैठ के, ये इंटरनल मामलात होते हैं, हमेशा मैं ये कहता हूँ खुदा के लिए अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें और उसके लिए सीरियस हों। जब तक सीरियस एटीट्यूड नहीं होगा, घर की बातें बाहर बताने से इमेज ख़राब होता है, वैल्यू डाउन होती है, लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं सुनी जाएगी, डिग्रेड किया जाएगा। नॉन सीरियस लोग हैं ये सारे, और इस लेवल पे बैठ के ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये 70 साल से हो रही हैं तकर्रियाँ, ये इंटरनल मामलात हैं, छोटी मोटी चीज़ें अगर टेक्निकली कोई उसमें पेंडिंग है तो बैठ के सोल्यूशन देना चाहिए, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। अभी ISI के चीफ जो हैं, DGISI तकर्रुर करनी है, उनका मसला अलग से पड़ा हुआ है, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं 4 उनके तबादले हैं, उनके अलग से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और पूरा मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है, इसके ऊपर जो है हमारा इमेज ख़राब होता है। हमें ये चाहिए कि हमारे इदारे वो मैच्योर हो जाएं और इस तरह की चीज़ें इंटरनल डिक्लेयर करें, ये इसको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, इससे इमेज ख़राब होता है। अगला जो हमारे पास एक न्यूज़ है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से है। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम आपको लॉर्ड मैकाले ने बना के दिया, डिवाइड एंड रूल के फार्मूले के बाद उन्होंने एक फार्मूला एजुकेशन का दिया, और उसने लिखा था कि जब ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ये शक्ल सूरत और लिबास में हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन ये काम हमारे लिए करेंगे। ये वो एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर और उन्होंने अपनी अपडेशनें की हैं और उसमें मॉडिफिकेशन की है। अब यहाँ तक पॉलिसी पिछले जो 5 साल 6 साल की पॉलिसी थी, पिछले जो 5-6 साल की पॉलिसी थी वो क्या थी कि भाई बच्चे को मारना नहीं है, अटेंडेंस पे उसको डांटना नहीं है, टीचर उसको किसी बात पे पूछ नहीं सकता। अब उसके बाद जो नई पॉलिसी आई थी वो ये थी कि किसी को फेल नहीं करना। आप देख लें पिछले 2 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, फेल नहीं करना। स्कूल वालों के पास ये पॉलिसी पहुंची है कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते, ग्रेड थोड़ा सा कम कर दें। उसके बाद एक नई पॉलिसी दी गई कि हाँ आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड दें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दें। अब जो हमारे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया 80 या 83 या 84 बच्चे जो हैं वो 100% नंबर लेके उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। आप मुझे बताएं कि 100% नंबर सारे सब्जेक्ट में आ सकते हैं? पॉसिबल है? उसके राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे, उसकी थ्योरी के नंबर नहीं कटेंगे। इतनी परफेक्शन 100% की ये पॉलिसी है हमारी कौम को तबाह करने की। इस पे खुशी का कोई बात नहीं है। उनके साथ आगे अगर वो मेडिकल में जाएंगे, एंट्री टेस्ट का फिर उनको कंपटीशन करना है। 1 पॉइंट से हार गए, 18 साल की मेहनत ख़त्म। सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ो। उसके बाद जो है अगले फिर कंपटीशन। डॉक्टरों की हड़तालें हो रही हैं, कितने डॉक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर हड़ताल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पिछले 3-4 साल में डॉक्टरों ने हड़ताल की। क्यों हड़तालें की हैं? क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, उनकी अर्निंग ठीक नहीं हो रही, उनकी पोजीशन उनको नहीं दी जा रही, उनको यूटिलाइजेशन उनकी नहीं की जा रही, तो इस वजह से मसले पैदा हो रहे हैं। तो हमें जो है पॉलिसियों पर गौर करना है। अगर आपकी पॉलिसी सेम रहेगी तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। आने वाले वक्त में अगर आप IMF के साथ चलते रहे, कर्जा लेके मुल्क को चलाते रहे, आपके पास जो है वो अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए लोगों का, स्टूडेंट्स का ग्रेड ज़्यादा होना कमाल नहीं है, बल्कि उस ग्रेड के मुताबिक उनको यूटिलाइज करना और उनको वो पोजीशन देना और उनसे वो उनकी काबिलियत के मुताबिक उनसे नताइज अखज़ करना, ये असल कमाल है। हम एक वैक्सीन या एक ट्रीटमेंट तो अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते। हम मोहताज हैं कि WHO अप्रूव करेगा। तो इसलिए सिस्टम को समझना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन की पॉलिसी ठीक हो,
अगर वो इसके काबिल हैं तो उनकी आगे यूटिलाइजेशन ठीक की जाए, आगे उनका प्रोसेस ईजी किया जाए, आगे उनको अपने एनालिसिस, अपने तज्जिया, अपना कोई डिस्कवरीज करने की उनको पूरी की पूरी अथॉरिटी भी दी जाए और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट करे और अपनी प्रोडक्ट्स, अपने एनालिसिस, अपने तज्जिया, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी थ्योरी के ऊपर खड़ा हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हमारी कौम और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया।